नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल हिंदी बाय आकाश शर्मा पर। दोस्तों, आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो है इंडियन पॉलिटी का। यह सीरीज हम यूपीएसआई, यूपीपी, लेखपाल और सभी वनडे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग संपूर्ण सिलेबस इंडियन पॉलिटी का कवर करेंगे, जो लगभग यूपीएसआई से थोड़ा सा अपर लेवल का होगा। क्योंकि अब यूपीएसआई में कैसा सवाल पूछा जाएगा यह तय करना मुश्किल है, क्योंकि 2021 की तुलना में 2024 या 25 जब भी आएगा वैकेंसी, क्या होगा, इसका लेवल अप ही होगा। जैसे यूपीपी में पूछा गया, यूपीपी में यूपीपी के लेवल से कहीं अधिक क्वेश्चन उठाए गए। उसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग यूपीएसआई का पॉलिटी कवर करेंगे। एक दिन अतर कर आएगा यह क्लास, क्योंकि एक दिन हिंदी और एक दिन पॉलिटी चलेगा, जो कि हिंदी 100 नंबर का आता है यूपीएसआई में, और लगभग पॉलिटी 40-45 नंबर कवर करता है, यानी कि 20 से 22 क्वेश्चन होते हैं पॉलिटी के जीके में। तो उसी को ध्यान में रखकर हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग संपूर्ण सिलेबस को कवर करेंगे। तो आज शुरू कर रहे हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है संवैधानिक इतिहास, यानी कि संविधान के बनने से पहले क्या क्या घटनाएं हुई थी संविधान के पक्ष में, उन सभी को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो संवैधानिक इतिहास में सबसे पहला चीज आता है संविधान क्या है। हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं तो लोग जानने पड़े कि संविधान है क्या। तो दोस्तों, संविधान किसी भी राज्य, पॉलिटी यानी कि संविधान में राज्य शब्द का मतलब देश से लिया जाता है। किसी भी राज्य, संस्था, संगठन को चलाने के लिए नियमों की व्यवस्था को हम लोग संविधान कहते हैं। यह किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, या कोई कंपनी है, एक कंपनी के अपने रूल और रेगुलेशन होंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसके रूल और रेगुलेशन होते हैं। उसके अध्यक्ष कैसे चुने जाएंगे, उसके टिकटों का बंटवारा कैसे होगा। उसी प्रकार है संविधान कि हमारा कि देश कैसे चलेगा। देश में को चलाने के लिए यहाँ के प्रधानमंत्री कैसे चुने जाएंगे, राष्ट्रपति कैसे चुने जाएंगे और अधिकारी कैसे बनेंगे। इन सब चीज़ों के हमारे समाज में हमारे जनता की ज़रूरतें क्या हैं, उन सब ने यानी कि देश के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर और सभी को क्या रेगुलेट करने के लिए जो नियमों की व्यवस्था होती है, उसी को संविधान कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं संवैधानिक इतिहास। संविधान क्या है? किसी भी राज्य, यहाँ राज्य का मतलब किसी राज्य से यानी कि किसी स्टेट से नहीं है, बल्कि यहाँ राज्य का मतलब होता है देश। संस्था, कोई भी क्या हो सकती है, संस्था हो सकती है, संगठन हो सकता है, को संचालित यानी कि रेगुलेट यानी ऑपरेट करने हेतु बनाए गए नियमों की व्यवस्था को संविधान कहा जाता है। यानी कि किसी राज्य, संस्था, संगठन को संचालित करने के लिए बनाए गए नियमों की व्यवस्था को संविधान कहते हैं। दोस्तों, संविधान के क्षेत्र में सबसे पहला कदम माना जाता है वह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट यह ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड के सरकार द्वारा बनाया गया पहला कानून था भारत के लिए। क्या करा है, यह इंग्लैंड के द्वारा भारत के लिए बनाया गया पहला कानून था। कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट। इस कानून के द्वारा भारत की व्यवस्था यानी कि भारत की व्यवस्था को कैसे ऑपरेट करेंगे कौन? अंग्रेज लोग। व्यवस्था को नियमित यानी कि रेगुलेट करना प्रस्तावित किया गया, यानी कि कैसे नियम यहाँ देश को अंग्रेज लोग चलाएंगे उसके नियम बनाएंगे। किसमें? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। इस कारण इसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। यानी कि अंग्रेज लोग भारत की व्यवस्था को कैसे रेगुलेट करेंगे, इसमें क्या कहते हैं, नियम बनाए गए थे, इसलिए इसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल, कितने साल?
20 सालों के लिए राजनैतिक गतिविधियां संचालित करने का अधिकार दिया गया। यानी कि इंग्लैंड की सरकार जो थी, यहाँ पर 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद जीतने के बाद वहां की जो इंग्लैंड की सरकार थी, यहाँ की कंपनी यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी, सिर्फ व्यापार के पर्पज से भारत आई थी। लेकिन 1764 1757 के प्लासी का युद्ध, फिर 1764 के बक्सर के युद्ध जीतने के बाद उन्हें क्या मन बढ़ गया और वो लोग राजनीतिक गतिविधियां करने लगे। तो उसी क्रम में जो इंग्लैंड की सरकार थी, वहां की संसद ने कंपनी को भारत में राजनैतिक गतिविधियां यानी कि पॉलिटिकल चीजों को कंट्रोल करने के लिए एक नियम बनाया, उन्हें जिसे कहा था रेगुलेटिंग एक्ट। और इस नियम के द्वारा कंपनी को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 सालों के लिए राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने का अधिकार दे दी। कौन? इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने। इसके द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल तथा बॉम्बे एवं मद्रास के गवर्नर के पद स्थापित किए गए। यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल में बंगाल का गवर्नर जनरल तथा बॉम्बे एवं मद्रास में गवर्नर के पद स्थापित किए गए। यानी कि उस समय जो राजधानी थी बंगाल, वहां पे क्या रहते हैं, गवर्नर जनरल का पद स्थापित किया गया। और दो और राज्य, कौन? मद्रास और बॉम्बे में गवर्नर पद स्थापित। ध्यान से, बंगाल में गवर्नर जनरल और बॉम्बे और मद्रास में गवर्नर के पद स्थापित किए गए। ये जो गवर्नर जनरल होता था, ये गवर्नर से बड़े होते थे। एक गवर्नर जनरल के अंदर दोनों गवर्नर काम करते थे। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही बंगाल में बंगाल का गवर्नर जनरल तथा बॉम्बे एवं मद्रास में गवर्नर के पद स्थापित किए गए। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जनरल, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल, किसके? गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यानी कि जो बॉम्बे और मद्रास में गवर्नर थे, कौन थे? गवर्नर, उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, यानी कि उनके अंडर में कर दिया गया कि जो इन दोनों के जो गवर्नर हैं वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में काम करेंगे। वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। तो इसका आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। फिर हम इसके बाद अभी डिटेल में इसको हम लोग चर्चा करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को। इसका आप स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर हम लोग चर्चा करते हैं आगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 5वां पॉइंट है, इसके द्वारा पहली बार, किसके द्वारा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा केवल सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था, स्थापित नहीं किया गया था सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में केवल प्रावधान था कि स्थापना किया जाएगा। स्थापना हुआ था 1774 में। नोट, इस अधिनियम के तहत 1774 में पहली बार कहां पर? कलकत्ता में। कहां? कलकत्ता में पहली बार कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय स्थापित हुआ। जो वर्तमान समय का कोलकाता है, पहले क्या कलकत्ता हुआ था। यह पहले भारत की राजधानी होती थी। 1911 से, नहीं, लगभग 1911 तक भारत की राजधानी, 1912 से राजधानी दिल्ली हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहां पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी 1774 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा एक्ट था 1773 का, स्थापना हुआ था 1774 में। दोस्तों, इसमें कुल 4 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके मुख्य न्यायाधीश थे लॉर्ड एलिजा इम्पे। कौन थे इसके मुख्य न्यायाधीश? लॉर्ड एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। अगर पूछ ले इसके मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस, कौन होंगे? लॉर्ड एलिजा इम्पे। और इसके 3 अन्य न्यायाधीश थे, अन्य न्यायाधीश
स्टीफेन लेमेंस्टर, कौन? स्टीफेन लेमेंस्टर, जॉन हाइड और रॉबर्ट चैम्बर। इनका नाम याद रखने के लिए हम लोग कर लेते हैं एलिजा, एलिजा यानी कि ए, लेमेंस्टर एम, और हाइड एच, और चैम्बर सी, यानी कि ALHC। जो पहले है वो क्या होगा? हेड होंगे, यानी कि चीफ, ALHC। ये क्या हो जाएंगे इनके नाम? ALHC। ए से एलिजा, एल से लेमिस्टर, एच से हाइड और सी से चैम्बर। यानी कि इसमें कितने मुख्य न्यायाधीश थे? इसमें कुल 4 न्यायाधीश थे, यानी कि 4 जज थे। एक मुख्य जज थे एलिजा इम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश लेमेंस्टर, हाइड और चैम्बर थे। दोस्तों 1773, 1793, 1813 और 1833 के अधिनियमों द्वारा 20-20 वर्ष तक ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने का अधिकार मिल गया था। दोस्तों जैसे था 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था मतलब था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, मतलब इंग्लैंड के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में 20 वर्ष तक के लिए राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने का अधिकार दिया था। जैसे 20 वर्ष पूरा होने वाला होता है, फिर क्या करती है इंग्लैंड की सरकार? 20 वर्ष और बढ़ा देती है। किसके द्वारा? 1793 के रेगुलेट 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा। दोस्तों केवल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम को कहते हैं, बाकी के अधिनियमों को चार्टर अधिनियम कहा जाता है। 1793, 1813 और 1833 अगर पूछ ले किन किन अधिनियमों के द्वारा 20 वर्ष तक के लिए राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने का अधिकार दिया गया था, वो था 1773, 1793, 1813, 1833। यानी कि इन 4 अधिनियमों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 20-20 वर्ष तक के लिए राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने का अधिकार दिया गया था। कौन कौन से अधिनियम? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा 20-20 वर्ष, कितने वर्ष? 20 वर्ष, यानी कि एक बार संशोधन करके पहली बार दिया गया 1773 में, फिर इसमें संशोधन किया गया, फिर 20 वर्ष बढ़ा दिया गया, उसे चार्टर अधिनियम। चार्टर का मतलब होता है अधिकार पत्र, यानी कि हमें अधिकार मिल गया, चार्टर कहते हैं अधिकार पत्र। 20-20 वर्ष तक ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में राजनैतिक गतिविधियां संचालित करने का अधिकार दिया गया। अधिकार कौन देता था? इंग्लैंड की गवर्नमेंट, यानी इंग्लैंड की पार्लियामेंट। इसमें नोट वाली बात यह है कि 1793, 1813, 1833 और 1853 के अधिनियमों के लिए चार्टर एक्ट शब्द का, किस शब्द का? चार्टर एक्ट। चार्टर का मतलब होता है अधिकार पत्र। कौन सा? अधिकार पत्र। चार्टर का मतलब होता है अधिकार पत्र, एक्ट का मतलब होता है अधिनियम, यानी कि अधिकार पत्र अधिनियम। इन 4 अधिनियमों को चार्टर एक्ट कहा जाता है। किनको? 1793, 1813, 1833 और 1853 को चार्टर अधिनियम कहा जाता है। 1773, 1793, 1813 और 1833 के अधिनियमों के द्वारा 20-20 वर्ष तक के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन जो 1853 का चार्टर अधिनियम था, इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को एक निश्चित समय, यानी कि 20 वर्ष के लिए अधिकार, यानी कि शासन, यानी कि राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने का अधिकार नहीं दिया गया। बस इतना दे दिया गया कि आप अधिकार करिए, लेकिन ये नहीं कहा गया कि आप इतने समय तक के लिए अपना राजनीतिक गतिविधियां संचालित करिए। अगर पूछ लिया जाए कि किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को एक निश्चित समय के लिए राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने का अधिकार नहीं दिया गया था, तो अगर उसमें 1853 रहेगा तो सही जवाब होगा 1853। लेकिन 1853 को के अधिनियम को चार्टर अधिनियम कहा जाता है। 1853 के चार्टर अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक निश्चित अवधि के लिए
राजनैतिक गतिविधियां संचालित करने का अधिकार नहीं दिया गया। किसके द्वारा? 1853 के अधिनियम के द्वारा राजनैतिक गतिविधियों को संचालित करने का अधिकार नहीं दिया गया। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा अभी तक कि 1773 के अधिनियम के द्वारा क्या था? एक सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान था, जिसके द्वारा 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसमें 4 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश थे लॉर्ड एल्जाम्पे, अन्य न्यायाधीश थे लेमेस्टर, हाइड और चैम्बर। 1773 के अधिनियम को रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है, बाकी के अधिनियमों को चार्टर अधिनियम कहा जाता है। 1773, 1793, 1813 और 1833 के अधिनियमों के द्वारा 20-20 वर्ष तक के लिए राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने का अधिकार दिया गया था, जबकि 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी को एक निश्चित अवधि के लिए शासन करने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल तथा बॉम्बे और मद्रास में गवर्नर का पद स्थापित किया गया था, वह 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का जो पद नाम था, यानी कि उसका पद नाम था कि बंगाल गवर्नर जनरल है, उसका नाम बदलकर 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा उसका नाम भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, किस अधिनियम के? 1833 के चार्टर अधिनियम। कौन सा अधिनियम होता है? चार्टर अधिनियम। 4 अधिनियमों को चार्टर अधिनियम कहा जाता था। 1773, 1793, 1813 और 1833। 1773 नहीं था, 1793, 1813, 1833 और 1853, इन 4 अधिनियमों को चार्टर अधिनियम कहा जाता था। उन्हीं में से एक चार्टर अधिनियम 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक एक और सती प्रथा, जो सती प्रथा कानून, यानी कि भारत में सती प्रथा के खिलाफ कानून लाने वाले व्यक्ति भी कौन थे? विलियम बेंटिक ही थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? कहाँ के अंतिम गवर्नर जनरल? बंगाल के। इसमें कंफ्यूज मत होना का, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, अंतिम गवर्नर जनरल, तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल दोनों ही कौन थे? विलियम बेंटिक थे। जब नाम बदला गया, एक बंगाल के गवर्नर जनरल थे, इन्हीं को बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। यहां पर समाप्त होता है हमारा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। 1793 में ऐसा कुछ खास नहीं था हमारे सिलेबस के अनुसार, और 1813 में भी कुछ खास नहीं था। 1833 में बस इतना यही खास था, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर 1853 में भी जो खास था कि इसके द्वारा 20 वर्ष के मतलब एक निश्चित अवधि के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन को बढ़ाया नहीं गया था। फिर इसके बाद आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों, जैसा हम लोग हिस्ट्री में जानते हैं कि 1857 की क्रांति हुई थी। कहाँ? भारत में 1857 की क्रांति थी। ये बहुत बड़े व्यापक स्तर पर, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, वीर सावरकर जी के द्वारा। ये इतना भारी था कि यह पूरे अंग्रेजी शासन क्या क्या एकदम हिला के रख दिया था। फिर लेकिन उसे बाद में कुचल दिया गया, पूरे व्यापक स्तर पर, पूरे प्लानिंग के तहत नहीं हो पाया था, सफल नहीं हुआ 1857 की क्रांति। उसी का डर
अंग्रेजी शासन में यानी अंग्रेजों में बैठ गया कि ऐसा फिर ऐसे क्रांति का जन्म ना दिया जाए। तो उन्होंने लाया 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो इसके द्वारा क्या किया गया, इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन समाप्त हो गया। यानी कि 1857 क्रांति हुई थी, ईस्ट इंडिया जब शासन कर रहा था, तो अंग्रेजी सरकार ने सोचा कि अगर ऐसे ही क्रांति होती रही तो जल्दी हमारा शासन क्या हो जाएगा, भारत से समाप्त हो जाएगा। तो वहां की सरकार क्या की, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दी। किस अधिनियम के द्वारा, 1858 जो अधिनियम था उसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दी और सीधे प्रत्यक्ष रूप से भारत का शासन कौन ले लिया, ब्रिटेन के महारानी के हाथों में चला गया। 1858 के शासन के अधिनियम के द्वारा ही भारत का शासन कहां चला गया, सीधे ब्रिटेन के महारानी के अधीन चला गया। इस अधिनियम से ब्रिटिश सरकार का भारत में प्रत्यक्ष नियंत्रण प्रारंभ हुआ। यानी कि इस अधिनियम से क्या, जो ब्रिटिश सरकार थी यहां पर सीधे पहले कंपनी शासन करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा 1858 का अधिनियम, इसलिए क्राउन शासन, इसीलिए यहां से क्राउन शासन की शुरुआत कहा जाता भारत में। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी 1858 तक, लेकिन 1 नवंबर 1858 के से ब्रिटिश सरकार सीधे शासन करने लगी, कंपनी का कोई हाथ नहीं रह गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण प्रारंभ हुआ। विक्टोरिया, कौन, विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन की महारानी थी। विक्टोरिया क्या थे उस समय, ब्रिटेन की महारानी, और पामस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगर कभी पूछ ले कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो होगा पामस्टन। और 1858 के भारत शासन अधिनियम को लाने वाला प्रधानमंत्री कौन था, वो भी पामस्टन था। उस समय जो ब्रिटेन की महारानी थी वो थी विक्टोरिया। यह अधिनियम 1 नवंबर 1858 को लागू हुआ। यानी कि 1 नवंबर 1858 से कंपनी का शासन समाप्त हो गया और सीधे शासन किसके हाथ में चला गया, ब्रिटेन की महारानी यानी कि ब्रिटेन के सरकार के पास चला गया। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1858 के शासन को समाप्त करेंगे आज के क्लास में। दोस्तों, जो 1833 के अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत गवर्नर जनरल कर दिया गया था, वह 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा उसका नाम बदलकर, यानी कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। पहली बात तो थी 1773 के में बंगाल का गवर्नर, पहले बंगाल का गवर्नर यानी कि बंगाल गवर्नर होते थे पहले, उनका नाम बदलकर 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा उस बंगाल गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल गवर्नर जनरल कर दिया गया। फिर 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। फिर 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। 1828 यानी कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वायसराय किया गया। किस अधिनियम के द्वारा, 1858 के अधिनियम के द्वारा। पहला तो था 1773 में बंगाल क्या बना, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। फिर 1833 में बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम क्या कर दिया, बदल दिया गया, क्या हो गया, भारत का गवर्नर जनरल। फिर 1853 यानी 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, वायसराय यानी कि क्या हुआ, 3 बार। पहली बार 1773 में क्या बना, बंगाल का गवर्नर जनरल। फिर 1833 में बना भारत का गवर्नर जनरल। फिर 1858 में बना भारत का वायसराय। दोस्तों,
वायसराय जो था ये ब्रिटिश महारानी के प्रतिनिधि था, यानी कि प्रतिनिधि, जैसे कि यहाँ पर भी होते हैं प्रधान प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि, यानी कि जो सांसद, जैसे मान लो सांसद प्रतिनिधि प्रतिनिधि हैं, तो सांसद के जो कार्य होते हैं, यानी कि सांसद का बहुत से कार्य होते हैं, उसमें से जो कार्य क्या करता है, प्रतिनिधि भी करता है, यानी कि सांसद का जो कार्य होता है वो प्रतिनिधि करता है। सांसद द्वारा नियुक्त किया जाता है प्रतिनिधि, वह उनके कार्यों को करता है उनकी अनुपस्थिति में, या फिर उनको कार्यों को अवगत कराता है, उनकी उसका क्षेत्र बटा होता है, इन क्षेत्रों में वो एक्टिव होता है सांसद के प्रति, और वह सांसद के द्वारा कार्य जनता का करवाता है। वैसे ही था वायसराय, यह ब्रिटिश महारानी का प्रतिनिधि था, जो भारत में, यानी कि भारत के देशी रियासतों में ब्रिटिश महारानी का प्रतिनिधित्व करता था। यानी कि ब्रिटिश महारानी तो हर जगह जा नहीं सकती थी, उनकी जगह पर कौन जाता था, उनका प्रतिनिधि कौन, वायसराय। वायसराय क्या करता है, देशी रियासतें वह रियासतें थी जहां पर उनका शासन प्रत्यक्ष रूप से नहीं था, उनकी जगह पर राजा महाराजा शासन करते थे और वहां पर उनका प्रतिनिधित्व करता था। 1857 के क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग, कौन, लॉर्ड के, जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, भारत गवर्नर जनरल का लॉर्ड कैनिंग। फिर 1858 के भारत संविधान अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कैनिंग को भारत का वायसराय बना दिया गया। यानी कि 1857 के जब क्रांति हुई थी उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। फिर 1858 के जब भारत शासन अधिनियम आया, 1 नवंबर 1858 को लागू हुई, उस समय जो गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया और भारत का पहला वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग। यह भी पूछ सकता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो उसका भी उत्तर क्या होगा, लॉर्ड कैनिंग। और यह भी पूछ ले कि भारत का पहला वायसराय कौन था, वह भी होगा लॉर्ड कैनिंग। इस अधिनियम के द्वारा इंग्लैंड की मंत्री परिषद में, जो इंग्लैंड की मंत्री परिषद थी, कहाँ की, इंग्लैंड की मंत्री परिषद, जैसे कि भारत की मंत्री परिषद है, मोदी जी हैं उनके क्या प्रधानमंत्री, उनकी क्या मंत्री परिषद है, ऐसे इंग्लैंड भी मंत्री परिषद थी और अभी भी है। तो वहां पर इंग्लैंड के मंत्री परिषद में एक पद, यानी कि एक मंत्री बनाए गए जिनका नाम था भारत सचिव, उसी को भारत मंत्री भी कहा जाता है। यानी कि वह भारत के मामलों की देखरेख करता था। वहां में जैसे कि भारत के मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री हो गए, जल के मामलों को देखें, विदेश मंत्री हो गए, विदेश मंत्रालय देखेंगे, गृह मंत्री हो गए, ये भारत की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हैं, रक्षा मंत्री हो गए, ये रक्षा के संबंधित कार्य करते हैं। तो वैसे ही एक था इंग्लैंड के मंत्री परिषद में भारत सचिव, या उसे भारत मंत्री भी कहते थे, वह भारत के मामलों की देखरेख करता था। उस समय भारत के पहले भारत सचिव थे लॉर्ड स्टैनले। अगर पूछ ले भारत के पहले भारत सचिव या भारत मंत्री कौन थे, तो वह क्या होगा, मतलब ऐसे पूछ सकता है कि इंग्लैंड के मंत्री परिषद में भारत सचिव या भारत मंत्री पहले कौन थे, वह होगा लॉर्ड स्टैनले। नेक्स्ट अधिनियम में हम लोग 1900 नेक्स्ट अधिनियम पढ़ेंगे, 1909 का अधिनियम। उसमें हम लोग भारत मंत्री, भारत सचिव, मतलब इन सब चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसे उसको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही, आप इसके पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको नया नया क्लास मिलता रहे। एक एक दिन अतर के क्लास आता रहेगा, एक दिन हिंदी का और एक दिन पॉलिटी का। हम लोग संपूर्ण पॉलिटी एकदम जिस टॉपिक पर जो कोर्ट केस होंगे उन सभी हम कोर्ट केस को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।